नमस्कार दोस्तों। आज हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इक्विलिब्रियम या साम्य नाम का एक चैप्टर है जिसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको आज यहाँ सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, on hydrolysis of which one of the following salts basic solution is obtained। निम्नलिखित में से किस लवण के जल अपघटन से क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन चाहिए, क्षारीय विलयन चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लवण लेना पड़ेगा जिस लवण के जल अपघटन पर, लवण का जल अपघटन करने पर हमको क्या प्राप्त होता हो, प्रबल क्षार, और साथ में प्राप्त होता हो दुर्बल अम्ल। लवण का जल अपघटन करने पर प्रबल क्षार प्राप्त होता हो और दुर्बल अम्ल प्राप्त होता, अंग्रेजी में वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता हो। ऐसे सॉल्ट को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो सीधा सीधा कहें तो ऐसा लवण जिसकी धनायन ऋणायन दोनों कहाँ कहाँ से आई हो, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से। केटायन एनायन कहाँ से आई हो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। तो अगर आप इन चारों को देखेंगे तो अगर आप बी वाले विकल्प की ओर जाएंगे तो CH3COOH जो है, COONA जो है वो दो जगह से आया है। अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, वाटर मतलब H प्लस एंड OH माइनस, CH3COO माइनस Na+। अगर हम प्लस माइनस को जोड़ देते हैं तो हमको यहाँ मिलता है एक अम्ल, एक एसिड मिलता है, CH3COOH प्लस NaOH। और हम सब जानते हैं NaOH कैसा है बेटा, प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3COOH कैसा है, वीक एसिड है। इसलिए हमने बी वाले ऑप्शन को चुना। बाकी अगर हम यहाँ बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था। इसकी अगर हम बात करें तो ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और इसकी अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वो केवल बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है। और साल्ट हाइड्रोलिसिस जैसा मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, अगर आपने रेगुलर क्लास ज्वाइन की है तो उसमें आप डायरेक्ट देखते से ही क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 1 × 10⁻⁻11 एट विच pH magnesium ion will start precipitating the form of magnesium hydroxide from a solution of 0.001 Mg2+ ions। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हिंदी में अगर कहें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 25 डिग्री सेल्सियस पर विलेयता गुणनफल इतना है, किस पीएच पर 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन के विलयन से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपण होने लगेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल का क्वेश्चन है, KSP। अगर मैं इसके लिए लिखूं, पहले मैं आयोनाइज करके दिखा दूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज कैसे होता है। तो हम सब ने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से आयोनाइज होता है, आप सब ने ऐसा पढ़ा है थ्योरी में। जब हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं तो एट इक्विलिब्रियम इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साम्य पर संतृप्त विलयन में आयनों का गुणनफल। यहाँ दो आयन है, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और हम नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखते हैं, पावर पे लिखते हैं। KSP यहाँ हमको मेंशन किया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻11 दिया हुआ है। फिर मैग्नीशियम आयन हमको जो है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया हुआ है 0.001। हमको हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है।
अब मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ, नीचे आएगा 1000। 1000 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 1000 का तिर्यक गुणा करूँ तो ये बन जाता है इस तरह से। अब इसको वापस मैं सॉल्व करता हूँ तो 1000 मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻⁻11 इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2। दोनों की पावर का सम करने पर आएगा 10⁻⁻8 इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। 10⁻⁻8 इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका वर्गमूल हल करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 10⁻⁻4। अब हम सब ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता अगर आ जाती है तो हमारे पास एक फार्मूला है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻POH। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो POH इक्वल्स टू 4 आता है बेटा हमारा। इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, तो -4 माइनस POH के इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल, तो PH इक्वल्स टू 4। अब हमको तो PH निकालना है, हमारा एक और फॉर्मूला है बेटा 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH। तो 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH की जगह 4 लिख देंगे। 14 माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया 10। यही आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ सी आंसर है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में सॉल्व किए हैं तो आपको ज़रूर क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। अगला है 0.1 नॉर्मल HCl का 1 ml NaCl विलियन के 999 ml में मिलाया गया नए विलियन का pH क्या होगा। इफ 1 ml of 0.1 नॉर्मल HCl is added to the 999 ml solution of NaCl, the pH of the reaction रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी। अब रिएक्शन सॉल्यूशन की जगह रिजल्टेंट बोलना चाहिए। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हम यहाँ तनुकरण कर रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहें तो डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने पर हम ये फार्मूला लगाते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब पहले नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 है बेटा, उसका वॉल्यूम कितना है 1 है। बाद में नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, बाद में वॉल्यूम टोटल लेना है। तो 1 ml तो इसका हो गया और 999 इसका हो गया, तो दोनों को सम करने पर आएगा 1000। अब इस 1000 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाता हूँ इक्वल्स टू N2। अब इसका डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0 आता है। 1/10⁻⁴ इक्वल्स टू N2। 10⁻⁻4 इक्वल्स टू N2। अब किसी एसिड का अगर सॉल्यूशन है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो ये HCl कौन है, एसिड। और मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि एसिड के लिए हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी कितनी आई 10⁻⁻4 आई है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻PH। इस फार्मूले में दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये है। PH इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक घोल जिसमें OH सांद्रता 0.1 मिली मोल प्रति लीटर है, उसका pH निकालना है। pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 0.1 मिली मोल पर लीटर। अब जिस बच्चे को यहाँ जल्दबाजी में मिली नहीं दिखता ना, उसके साथ बेचारे के साथ गड़बड़ हो जाती है, उसका आंसर गलत जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 0.1 इंटू मिली की जगह 10⁻³ लिख रहा हूँ और बाकी तो यूनिट है मोल पर लीटर। अब डेसिमल हटाने पर नीचे 10 आएगा, सॉल्व करने पर 10⁻⁻1 ऊपर टू 10⁻⁻3 10⁻⁻4। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आई 10⁻⁻4। अब
हमारा फॉर्मूला जो कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने अप्लाई किया था, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻ POH। दोनों को कंपेयर करने पर हमारा जो आंसर आएगा, आंसर नहीं आ रहा है, कंपेयर करने पर POH की वैल्यू आएगी 4। लेकिन हमको तो pH कैलकुलेट करना है। फिर से वही फार्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, क्या 14 इक्वल्स टू pH प्लस POH। तो 14 इक्वल्स टू pH प्लस POH के प्लेस पे 4, 14 माइनस 4 करेंगे तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10। ठीक है, जो कि हमारा सी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय होगा मतलब बेसिक होगा, अंग्रेजी में कहें तो विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज बेसिक। तो बेटा बेसिक उसका होगा, क्षारीय उसका होगा जिस लवण में जल अपघटन करने पर क्या आता हो, प्रबल क्षार। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया कि ऐसा सॉल्ट जिसका वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या क्या आता हो, स्ट्रॉन्ग बेस आता हो और वीक एसिड आता हो। ठीक है, हिंदी में कहें तो लवण जिसकी जल के साथ क्रिया कराने पर एक प्रबल क्षार आता हो और साथ में दुर्बल अम्ल आता हो, ऐसा लवण जो है उसका विलयन क्षारीय होगा, स्वभाव में क्षारीय होगा, प्रबल जैसा होगा। ठीक है, तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल ये हमने थ्योरी में पढ़ा। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल हमारे किस आंसर में है, डी वाले में है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा अम्ल P2O3 से प्राप्त होता है। अब ये टाइट्रेशन चैप्टर या ग्रुप स्टडी का क्वेश्चन है, हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आपको केवल क्वेश्चन चाहिए तो H3PO3 से ये प्राप्त होता है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ग्रुप स्टडी का क्वेश्चन है, साम्य का क्वेश्चन नहीं है। इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं। अब ये भी क्वेश्चन जो है एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सॉलिड NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर, तो हमने पढ़ा है कि सॉलिड NaCl जो होता है वो कैसा होता है, इंसुलेटर या बेड कंडक्टर, जबकि मोल्टन NaCl, सॉलिड मतलब ठोस, जबकि पिघला हुआ या द्रव NaCl जो है, मोल्टन NaCl जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो पिघला हुआ या द्रव अवस्था में जो जलीय NaCl होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब ये ठोस है इसलिए कुचालक, ये देखो मोल्टन दिया हुआ है, द्रव NaCl सुचालक होता है, चांदी में से करंट फ्लो होता है, तो इसलिए हमारा नहीं है वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये नहीं है। क्रोमियम का कौन सा ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो क्रोमियम का कौन सा ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का हमारे पास कौन सा है, जो आंसर है वो है Cr2O3। ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये भी ग्रुप स्टडी का क्वेश्चन है, साम्य का नहीं है। निम्न में से किस विलयन की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, फिर से बॉन्डिंग चैप्टर का है पर इक्विलिब्रियम में डला हुआ है। मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉलोइंग हिज मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब अगर हम बात करें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा कंसेप्ट पर बढ़ते हैं आगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। और हमने पढ़ा है दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें आयनन कम होता है, कम आयनन, लेस आयोनाइज, कम आयनन होता है, लेस आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन अगर लेस होगा
तो बेड कंडक्टर होगा, पर अपने को तो गुड कंडक्टर चाहिए, मतलब जिसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। तो ये इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब तो कंपटीशन हो गया क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग को ही ढूंढ रहे थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य, हिंदी में प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होता है वह ज़्यादा मात्रा में आयनित होता है, और ज़्यादा मात्रा में आयनित होगा तो विद्युत को सुचालक होगा। पानी जो है, शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब प्रबल में दोनों के बीच कंपटीशन है, ये क्या देगा H प्लस और Cl माइनस, ये क्या देगा Na प्लस और Cl माइनस। तो कंपटीशन बचा, दोनों के पास Cl माइनस है, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं। अब डिसीजन सोडियम और हाइड्रोजन के हाथ में, लेकिन अपन तो सब जानते हैं सोडियम भारी है, सोडियम का मास ज़्यादा है 23 है, हाइड्रोजन का मास 1 है। तो जो भारी भरकम होगा वो ज़्यादा इजीली कंडक्ट नहीं होगा, पर जो लाइट होगा, हल्का होगा, वो इजीली कंडक्ट होगा, आसानी से प्रवाहित करेगा। तो इसलिए हम आंसर ए को चुनेंगे, 9th वाले में ए को चुनेंगे। अब आपके सामने मोलरता दी हुई है और पीएच निकालना है। 10⁻⁻² मोलर HNO3 विलियन का पीएच क्या होगा, द पीएच वैल्यू ऑफ 10⁻⁻² मोलर HNO3। HNO3 क्या है बेटा, एक एसिड है, हिंदी में कहें तो अम्ल है। और हम सब ने पढ़ा है कि अगर आपको क्वेश्चन में एसिड लिखा हुआ आ जाए तो आप लिख देना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी दी नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं HNO3 आयोनाइजेशन होने पर एक हाइड्रोजन देता है, और जो एसिड एक हाइड्रोजन देता है उसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी बराबर होते हैं। जो नॉर्मेलिटी है वही मोलेरिटी है, जो नॉर्मलता है वही मोलरता है। किसके लिए, ऐसा अम्ल जो एक हाइड्रोजन देता है। तो जो नॉर्मलता है वही मोलरता है। अब बता दो भैया क्या है मोलरता, दिया हुआ है सर क्वेश्चन में 10⁻², 10⁻²। अब इसको हमारे सूत्र के साथ तुलना कर लो। सूत्र क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻ pH। दोनों की आपस में तुलना करने पर pH का मान आया 2, डी आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 11th नंबर, हेंडरसन इक्वेशन पूछ रहा है बेटा। हम सब ने पढ़ा है हेंडरसन इक्वेशन में अगर एसिड के लिए है तो पीएच लिखेगा, अम्ल के लिए पीएच लिखेगा, और बेस के लिए पीओएच लिखेगा। तो अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो चारों आंसर में एसिड 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 और एसिड दिख रहा है। इसका मतलब एक बात तय है कि पीएच वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये गलत है क्योंकि पीके दे रहा है, ये गलत है क्योंकि पीओएच दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको भी क्वेश्चन में अम्ल के लिए पूछा है। अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन पीएच ऑफ एसिड बफर इज गिवन बाय। तो अब पीएच वाले अपने पास कौन कौन से बचे, सी और बी। अगर सी और बी में हम याद करें तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ऐसा फार्मूला हमने नोट्स में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है। साल्ट बाय एसिड बेटा बी वाले में है, इसलिए हम 11 के लिए बी आंसर को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से सबसे निम्न पीएच किसका होगा, है ना, सबसे कम पीएच। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पीएच। बेटा आपको लोएस्ट पीएच निकालना है। अगर आपको याद हो तो पीएच लोएस्ट किसका होता है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है उसका पीएच लो होता है। हमारे नोट्स में हमने पढ़ा पीएच का अम्लीयता के साथ उल्टा रिश्ता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अम्लीयता मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका पीएच क्या होगा, कम होगा।
हमको भी सबसे कम ही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अगर हम ध्यान दें तो ये तो क्षार है, बेस है, तो ये तो हमारे क्राइटेरिया से बाहर है क्योंकि बेस का तो पीएच हाई होता है। ये जो है एल्कोहल है, ये तो बहुत ही वीक एसिड है। अब बचे दो स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी है प्रबल अम्ल, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी है। और जैसा हमने चार्ट पढ़ा है बेटा, उसमें H2SO4 मोर एसिडिक है। तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका पीएच कम होगा, इसलिए मैं जाऊंगा H2SO4 के साथ। चार्ट में हमने ऑर्डर लिखा है, एसिडिटी का एक ऑर्डर। द प्रिंसिपल बफर इन द ह्यूमन ब्लड इज, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। मानव रक्त में मुख्य रूप से कौन सा बफर पाया जाता है? तो मानव रक्त में पाया जाता है बेटा कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, इसको हमने एसिडिक बफर कहा था। ब्लड में मिलता है, ह्यूमन ब्लड में। अगला है, क्या होगा जब संतृप्त NaCl विलयन में से HCl गैस प्रवाहित की जाएगी? ये भी टाइट्रेशन केमिस्ट्री, अनुमापन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि भाई HCl NaCl विलयन में विलय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका साम्य से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या होगा जब अवक्षेपित हो जाएगा, सॉरी ए आंसर आएगा, NaCl अवक्षेपित हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 डिग्री तापमान पर 1 मोल NaNO3 विलयन का पीएच मान होगा। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल NaNO3। अब आपको बस ये देखना है कि NaNO3 क्या होता है। तो पहले तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो समझ में आएगा कि ये Na+ जो है ये एक क्षार से आया है, NaOH। What will be the pH of 1 molar NaNO3 solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड? तो जब हम इसको आयोनाइज करेंगे, साल्ट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो केटायन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है, HNO3। तो आपको समझ में आएगा कि जो केटायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली आयन है, वो बेस से आई है, क्षार से आई है। और वो क्षार कैसा है? प्रबल क्षार। अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह से एनायन जो है वो एसिड से आई है। कौन से एसिड से आई है? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल से आई है। तो एनायन कहाँ से आई? प्रबल अम्ल से। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऐसे सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है उसका पीएच न्यूट्रल आता है, मतलब पीएच 7 आता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण, उसका स्वभाव उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है अम्ल और क्षार के बारे में। ओल्ड कंसेप्ट एसिड बेस का मैंने पढ़ाया था आपको थ्योरी में। अम्ल और क्षार का जो ओल्ड कंसेप्ट है उसके अनुसार अम्ल जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ठीक है, ब्लू को रेड कर देता है, लेकिन बेस जो है वो रेड को ब्लू कर देता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? रेड को ब्लू करना है, लाल को नीला करना है। लाल को नीला करने वाला कौन होता है? क्षार। और हम सब जानते हैं क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 7। अब ग्रेटर देन 7 का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विक लवण से क्या मिलता है? तो हमने ये थ्योरी में पढ़ा था बच्चों कि द्विक लवण से एक हाइड्रोजन आयन मिलती है, इसके अलावा 2 धनायन मिलते हैं। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। आंसर इज करेक्ट। डबल सॉल्ट इज दैट विच गिव्स 2 केटायंस अदर देन हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन तो देता ही है, इसके अलावा 2 केटायन भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, हमारे अमाशय में उपस्थित जठर अम्ल का पीएच होता है। द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन अवर स्टमक हैज़ अ पीएच अबाउट। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस, हमारा स्टमक जो है ह्यूमन बॉडी में स्टमक रहता है ऐसा, उस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस
म्यूकोसा से रिलीज होता है, यहाँ पर सेल्स होती है और उनसे जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते रहता है बॉडी में, और उसका जो पीएच आता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, हिंदी में कहें तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, सॉरी प्रबल अम्ल। और अगर प्रबल अम्ल है तो बेटा उसका पीएच तो बहुत कम होगा, बहुत कम मतलब दिख ही रहा है यहाँ 1 to 2। नेक्स्ट, हमारे दांतों को ब्रश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट सामान्यतः ऐसे होते हैं। द टूथपेस्ट यूज्ड फॉर ब्रशिंग अवर टीथ इज जनरली, तो बेटा बेसिक ही होगा, क्षारीय ही होगा। अगर अम्ल से टूथब्रश करोगे तो तुम्हारे छाले हो जाएंगे मुंह में। तो टूथपेस्ट कैसा बनाया जाता है? टूथपेस्ट जो है वो क्षारीय बनाया जाता है। एक विलियन एक्स का नाम, एक्स जो है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, लाल को नीले में। अ सॉल्यूशन एक्स टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कौन कर देता है? बेस। तो बेस का पीएच कितना होता है? पीएच इज ग्रेटर देन 7। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभय प्रतिरोधी बफर विलयन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन? बेटा हमने बफर सॉल्यूशन बहुत डिटेल में पढ़ा। बफर सॉल्यूशन में पढ़ा हमने एक वीक एसिड होता है या फिर एक वीक बेस होता है, दोनों में से एक, और साथ में सॉल्ट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक वीक एसिड या वीक बेस में से कोई दिखेगा और साथ में सॉल्ट दिखेगा, और ऐसा केवल सी आंसर में है। हमने बहुत अच्छे से बफर सॉल्यूशन पढ़ा है, उसमें एक वीक एसिड के साथ सॉल्ट आता है। ये कौन है? वीक एसिड हिंदी में कहें तो दुर्बल अम्ल होता है, और उस दुर्बल क्षार के साथ, दुर्बल अम्ल के साथ लवण होता है, या दुर्बल क्षार होता है और उस दुर्बल क्षार के साथ में लवण होता है, ठीक है। तो हमने देखा डिटेल में, और यहाँ पर वही कॉम्बिनेशन है। आप अपने नोट्स के पेज में जाएंगे, अम्लीय बफर पढ़ेंगे तो लिस्ट में ये आंसर मिल जाएगा आपको। नीचे 4 अम्लों के pKa का मान दिया गया है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? pKa values of the 4 acids are given below at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, आपको सबसे प्रबल अम्ल चुनना है। तो इसके लिए आपको थोड़े बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। pKa का Ka वैल्यू के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, और Ka वैल्यू का एसिड स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। हिंदी में कहें तो अम्लीयता के साथ सीधा रिश्ता है। तो अगर मैं अम्लीयता और pKa का रिलेशन बताऊं तो इन्वर्स है, मतलब जिसका pKa बहुत कम होगा उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसका pKa वैल्यू जो है वो लेस होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा, और हमको हाई एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। तो हाई जिसका pKa लेस मतलब डी वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 0.3 मोलर HCOOH सॉल्यूशन का हाइड्रोनियम आयन सांद्रण क्या होगा जो 40% आयनित है? व्हाट वुड बी द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.3 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन विच इज 40% आयोनाइज्ड, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने को आयनन के सिद्धांतों से करना पड़ेगा। HCOOH आयनित होकर दो आयन देगा H प्लस, और अगर पानी के साथ क्रिया कराओगे तो हाइड्रोनियम देगा। पानी के साथ करवा देते हैं तो H3O प्लस देगा, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा और ये बनेगा फॉर्मेट आयन। अब हमने इक्विलिब्रियम साम्य चैप्टर में पढ़ा एट T इक्वल्स टू 0, मतलब जब आयोनाइजेशन शुरू हुआ था, आयनन शुरू हुआ था, तब फार्मिक अम्ल का सांद्रण कितना था 0.3। व्हेन द डिसोसिएशन was started at that time the concentration of formic acid was 0.3 मोलर, और ये दोनों तो बने ही नहीं थे इसलिए 0 थे। एट इक्विलिब्रियम जब साम्य स्थापित हुआ तब जैसा कि बोला गया 40% आयनी थे। तो बच्चों हमने लेक्चर में पढ़ा था 40% आयनी थे, मतलब हमको 0.3 आज 40% निकालना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती सांद्रता 0.3 है, 0.3 है, उसका 40% निकालने जाएंगे, दशमलव हटाया, नीचे 100 आया, 4 तिरी 12, 12/100 करोगे तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम साम्य पर 40% आयनन निकालने जाएंगे तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है 0.12, इसका 40% हाइड्रोनियम बनेगा। कैसे बनेगा आइए बताता हूँ। हमारा कंसेप्ट क्या है, हम लोग इसको C लेते हैं और इसको 0 लेते हैं। डायरेक्ट ही बता देता हूँ। तो इसका सांद्रण क्या लेंगे 0.3 माइनस 0.3 इंटू 40/100, पर ये बनेंगे कितने, जितने ये है इतने ये बनते हैं। आपको सामने में पढ़ाया 0.3 इंटू 40/100, और यही अपने को पूछा, ये भी उतना ही बनेगा 0.3 इंटू 40/100, 0.3 गुणा 40/100। तो इन दोनों की ही मात्रा एक जैसी आएगी। इसको भी सॉल्व करोगे वही जो हमने उधर करा, दशमलव हटाया, नीचे 10, 12/100, मतलब 0.12 आया। और यही हाइड्रोनियम आयन है, इसी को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो इसकी सांद्रता कितनी आई 0.12 आई। ठीक है, जो कि हमारा डी आंसर है। अगर वो एसीटेट या फॉर्मेट की पूछ लेता तो भी हम बता देते कि 0.3 माइनस 0.12, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर आएगा 0.1 आ जाता। इसका भी पूछता तो सेम आता 0.12। हमने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मेनी बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड यूरिन हैव डेफिनेट पीएच वैल्यूज एंड दिस रजिस्ट चेंज इन द पीएच ऑन द एनकाउंटरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। एनी चेंज इन देयर पीएच वैल्यू इंडिकेट्स माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज बफर पेयर। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन बफर पेयर नहीं है। ठीक है, तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनेक शरीर द्रव ऐसे जैसे कि रक्त और मूत्र में निश्चित पीएच मान होते हैं। ये अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं। इनके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन शरीर की असम्यक कार्यता को संकेत करता है। निम्न में से कौन सा एक बफर युग्म के रूप में कार्य नहीं करता है। मतलब आपको उस पेयर को चुनना है जो बफर सॉल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा फार्मूला लिख देंगे, काम जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट वाले को चुनते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, NH4OH ऑब्लिक NH4Cl। बेटा ये लिस्ट में था, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन की लिस्ट में था। कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड ऑब्लिक में सोडियम क्लोराइड, ये बफर लिस्ट में नहीं है क्योंकि एक एसिड है और एक सॉल्ट है। एसिड और सॉल्ट कभी भी बफर सॉल्यूशन नहीं बनाते। यहाँ पर देखो तो ये सॉल्ट उससे रिलेटेड सॉल्ट नहीं दिख रहा है। सॉल्ट भी रिलेटेड होना चाहिए, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ये तो था ही। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी बताया, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, ये तो बफर है, होता है हमारी लिस्ट में। बोरिक अम्ल एंड सोडियम बोरेट, ये भी है। बोरिक एसिड होता है H3BO3, इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। और सोडियम बोरेट होता है
NaBO3। तो कुल मिलाकर ये जो है ये बफर है, ये भी बफर है, ये भी बफर है, लेकिन ये बफर नहीं। ठीक है, कारण है सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन दिख रही है NH4 NH4 CH3COO CH3COO BO3 माइनस BO3 माइनस, इसमें कॉमन आयन दिख ही नहीं रही है, इसलिए हम बी को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर एट 305 केल्विन इज 25 into 10⁻⁻14. What is its hydroxide ion concentration at this temperature if its H3O ion concentration is 5 into 10⁻⁻6? 305 केल्विन पर पानी के नमूने का आयनिक उत्पाद इतना है 25 गुणा 10 की घात -14। इस तापमान पर इसकी हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता का मान क्या होगा यदि हाइड्रोनियम आयन सांद्रता इतना है? तो हमने पानी की अभिक्रिया पढ़ी थी जब थ्योरी पढ़ी, पानी के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरे को दे देता है, तो डोनर के पास बचता OH और हाइड्रोजन लेने वाला हो जाता है H3O+। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या बोला था, पानी के लिए आयोनिक प्रोडक्ट मतलब KIP इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। पानी के लिए आयनिक गुणनफल बराबर हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता गुणा हाइड्रोनियम आयन सांद्रता। अब IP की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻14। हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अपने को कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, नीचे आया 25 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स 25 -6 ऊपर जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻+6, तो 5 इंटू 10⁻⁻8 ये आएगा हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। 5 गुणा 10 की घात -8 आएगा जो कि सी आंसर है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट salts on dissolution of water do not always form neutral solution but yield either acidic or basic solution due to hydrolysis constant of the salt of a weak acid and strong base. अब आपको ये बोला है कि सामान्यतया देखा गया है कि लवण जल में विघटन पर हमेशा उदासीन विलयन नहीं बनाते, लेकिन जल अपघटन के कारण अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन देते हैं। एक दुर्बल अम्ल तथा एक प्रबल क्षार, एक दुर्बल अम्ल तथा एक प्रबल क्षार के लवण का जल अपघटन स्थिरांक क्या होगा? तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का हमको जल अपघटन स्थिरांक यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हमने ये थ्योरी में पढ़ा है कि दुर्बल अम्ल, हिंदी में कहें दुर्बल अम्ल, अंग्रेजी में कहें तो वीक एसिड, व प्रबल क्षार का लवण, प्रबल क्षार का लवण, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। इसके लिए हमने सूत्र दिया था, फार्मूला दिया था KH इक्वल्स टू KW/KA। ये डायरेक्ट हमने एक चार्ट पढ़ा है उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, ब्रॉन्स्टेड व लारी का अम्ल क्षार सिद्धांत प्रोटॉनों के आदान प्रदान पर आधारित है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्नलिखित उदासीनीकरण अभिक्रिया को पूरा करें। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस is based on the proton donation and acceptance. Using this theory, complete the following neutralization reaction. अब हमको क्वेश्चन में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को कंप्लीट करने को बोला गया है और साथ में लिखा है कि कौन क्या क्या बनेगा। HCO3 माइनस दिया है, प्लस NH3 दिया है और दोनों की अभिक्रिया करके कुछ कुछ बनाना है। तो हम सब जानते हैं HCO3 माइनस कहाँ से आया बेटा, H2CO3 से आया, मतलब
यहाँ अमोनिया जो है वो बेस की तरह काम करेगा, मतलब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ऐसा हमने पढ़ा है। HCO3 माइनस एक एम्फोटेरिक है, मतलब ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है, तो इस क्रिया में ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसलिए ये एसिड मतलब अम्ल की तरह कार्य करेगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में हमने पढ़ा जो प्रोटॉन डोनर है, जो हाइड्रोजन डोनेट करता है वो एसिड है, और जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो बेस है। तो इसने जब हाइड्रोजन दिया तो क्या बचा, देखो CO3 डाई नेगेटिव। इसने जब प्रोटॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, 3 तो थे हाइड्रोजन, एक और आ गया NH4 प्लस। तो ऐसा आंसर जिसमें दोनों लोग हों, दोनों लोग जिस आंसर में हों वो ये रहा, ये बी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज ये KSP दिए हैं। KSP of aluminium hydroxide is 2.5 into 10 raised to the power minus 3. What will be the solubility of this compound in water? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP इतना इतना है, इस यौगिक की जल में विलेयता क्या होगी। तो जो लोग पढ़ चुके हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेटा हमारे नोट्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा कि इस तरह के लवण के लिए हम सूत्र लगाते हैं KSP बराबर 27 S की पावर 4। ठीक है, KSP की वैल्यू है हमारे पास 25, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3, और इधर है 27 इंटू रेज़ टू दी पावर 4। अब 27 को इधर के लेके आए तो ये डिवीजन में नीचे चला गया, इधर बचा S टू दी पावर 4, ये डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया। अब इसको अगर 3 से मैं लगभग में डिवाइड करता हूँ, लगभग में अप्रॉक्स में, तो 3 से 9 बार और 3 से ये 8.3 बार मान लो। ठीक है, अब ये 10 नीचे से ऊपर गया 8.3/9 इंटू ये ऊपर गया तो 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 बन गया, इक्वल्स टू S टू दी पावर 4। अब 8 में 9 का भाग लगाते हैं तो 0.9 बार जाता है, 0.9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 इक्वल्स टू S टू दी पावर 4। इसका भी डेसिमल हटाते 10 आता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 है, और ये ऊपर गया तो 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 1 वापस हो गया। 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 5 इक्वल्स टू S टू दी पावर 4। और हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में जब पावर एक जगह से हटा के दूसरी तरफ ले जाते हैं बराबर के, तो पावर का रेसिप्रोकल घात का उलट गुणा हो जाता है, पावर उधर चली गई 1/4 हो गई। तो अगर आप ऐसा आंसर देखेंगे तो ऐसा आंसर फर्स्ट नंबर पे मिलेगा आपको 1/4 वाला, बाकी 1/3 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक विलयन के pH की गणना करें जिसका हाइड्रोनियम आयन सांद्रण कितना है, 10 की घात माइनस 11 मोलर है। द कैलकुलेट POH value of solution at 25 degree centigrade that contains 10 raised to the power minus 11 molar of hydronium ions। तो यहाँ POH निकालना है बेटा, हिंदी में मिस्टेक है, ध्यान दे, POH निकालना है, pH नहीं निकालना है, कृपया गड़बड़ न करें। तो अब उसने जो हमको दिया है वो दिया है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को ही हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन सांद्रता को ही हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता बोलते हैं, और इसका मान दिया गया है 10 की घात माइनस 11। ठीक है, अब सूत्र अगर हम देखें तो सूत्र होता है, फार्मूला होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10 की घात में माइनस pH। दोनों को आपस में तुलना करने पर pH बराबर कितना आ रहा है, 11। लेकिन बेटा हमको क्वेश्चन में pH नहीं पूछा है, POH पूछा है, इसलिए मैं एक दूसरा फार्मूला लगा रहा हूँ जिसमें pH और POH दोनों हैं। तो इस तरह आपने देखा कि आपके लिए POH का मान कितना आया, 11 को इधर लाके घटा दो, आंसर आ गया POH इक्वल्स टू 3, जो कि बी आंसर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम NaCl को 10 की घात 5 ग्राम विलयन में घुला गया तो ppm क्या होगा। ठीक है, इस विलयन का ppm कितना होगा। तो हमने ये क्वेश्चन जो है 20 ग्राम्स ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन द 10 रेज़ टू द पावर 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ppm यूनिट विल बी। ये क्वेश्चन हम एक आयतनात्मक विश्लेषण चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ डबल आ गया है। तो ppm निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 करते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखते हैं, विलेय की मात्रा, नीचे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा गुणा 10 की घात 6 कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना मेंशन है भैया क्वेश्चन में, कितना 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का कितना है 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको 5 जीरो अलग अलग कर दो, इसके 6 जीरो अलग अलग कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 200 आ जाएगा, 200 ppm। एक और वीडियो में ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन किस कारण से अम्लीय होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एसिडिक ड्यू टू आयोनाइजेशन। क्या दिया आंसर 31 का, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन, पोलराइजेशन, हाइड्रोलिसिस इज मोर करेक्ट। जल अपघटन, क्योंकि जब हम फेरिक क्लोराइड साल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ते हैं FeCl3, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता, पानी के साथ क्रिया करता है, तो 3 पानी लेना पड़ेगा और यहाँ से निकलेगा क्या H प्लस और OH माइनस, तो 3 OH मिल जाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड को, Fe को 3 OH मिले और 3 Cl मिले H को, तो ये बन गया 3 HCl। तो फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। ठीक, तो किस कारण हो जाता है, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस या अंग्रेजी में भी वही दिया, हिंदी में तो जल अपघटन होता है, लवण जल अपघटन के कारण वह अम्लीय होता है। अब अगले क्वेश्चन में आपको KSP की वैल्यू दी है अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, 3 अलग अलग हमारे पास सॉल्ट हैं। पहला सॉल्ट है बेटा AX, दूसरा सॉल्ट है AX2 और तीसरा सॉल्ट है AX3। अगर आपको थ्योरी ठीक से पढ़ी हो नोट्स में, तो AX सॉल्ट के लिए हम फार्मूला लगाते हैं KSP। तापमान T पर 3 प्रकार के लवण AX, AX2 और AX3 के विलेयता गुणनफल, मिसप्रिंटिंग यहाँ पर, विलेयता गुणनफल क्रमशः ये हैं और ये हैं। तो उनकी विलेयता, घुलनशीलता नहीं है, विलेयता ज्ञात करना बेटा। हिंदी में तो गलतियाँ रहती ही है, व्यापम ने अगर अंग्रेजी को हिंदी में बदला गलती जरूर करता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट AX, AX2 एंड AX3 एट द टेम्परेचर TR रिस्पेक्टिवली देयर सॉल्युबिलिटी विल इन ऑर्डर। तो अपने को सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेंशन किया है। तो KSP फॉर AX टाइप इज S स्क्वायर, KSP की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इक्वल्स टू S स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा सामने की तरफ अंडर रूट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा आएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, अंडर रूट सॉल्व करते हैं पावर हाफ हो जाती है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। अब इसके लिए फार्मूला है KSP इक्वल्स टू 4S क्यूब। इसका KSP कितना है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14। चलो सॉल्व करते हैं, तो 4 को उधर ले गए, 3.2 बाई 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14 इक्वल्स टू S क्यूब। डेसिमल हटाया, नीचे 0 आया, 4 से ये कितनी बार जा रहा है 8 बार, 4 से जा रहा है 10 बार, तो 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1, ये ऊपर जाएगा 10,
तो अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स है बच्चों। मैथमेटिक्स ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻15 इक्वल्स टू एस क्यूब। अब मैं इस डिजिट को पावर 3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। मैथमेटिक्स है 2 इंटू 10⁻⁻5 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू एस क्यूब। अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूँ, 2 की पावर 3 8 होता है, -5 की पावर 3 करता हूँ, दोनों पावर मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगी। पावर से पावर कैंसिल, तो हमारी सॉल्युबिलिटी आई बेटा 2 इंटू 10⁻⁻5। फिर थर्ड वाले के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? थर्ड वाले के लिए लगता है के एस पी इक्वल्स टू 27 s टू दी पावर 4। अब यहाँ पर आंसर के एस पी भी 2.7 है, तो डेसिमल हट जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। इक्वल्स टू 27 s टू दी पावर 4। अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे 10 आएगा, 27 से 27 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। इसको ऊपर ले जाते हैं, 10 रेज़ टू दी पावर -15 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -1 इक्वल्स टू s टू दी पावर 4। 10 रेज़ टू दी पावर -16 इक्वल्स टू s टू दी पावर 4। इसको मैं लिख रहा हूँ पावर 4 की टर्म में, 10 रेज़ टू दी पावर -4 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू s की पावर 4। 4 से 4 कैंसिल, तो s इक्वल्स टू 10 रेज़ टू दी पावर -4। अगर आप इन सारी वैल्यूज़ में देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4 जो कि ax की है। उससे छोटी वैल्यू ये है, और ये वाली -5 आ रही, मतलब ये और छोटी है। तो ax ज़्यादा है ax3 से, और उसका भी ज़्यादा है ax2 से। फर्स्ट आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन सा पीकेबी सबसे प्रबल क्षार का है? तो ये इस बार क्षार से पूछ लिया, पिछली बार अम्ल से पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग पीकेबी वैल्यू रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? तो बेस का क्वेश्चन है, पीकेबी का बेसिक स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, क्षारीयता के साथ उल्टा रिश्ता है, हिंदी में कहें तो जिसका पी के ए कम होगा उसकी क्षारीयता ज़्यादा होगी। पी के ए जिसका लेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अब 4 आंसर है बेटा आपके सामने, चारों में से जिसका सबसे कम होगा, पहला ही है 33 का, -5 सबसे छोटी वैल्यू है चारों में से। ठीक है, हिंदी में कहें तो जिसका पी के ए कम होगा वो कैसा होगा? प्रबल क्षार होगा बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। H3PO4 से 2 मोलर विलयन का मानक विचलन क्या है? तो अगर हम इसके हिसाब से बोलें, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन इन H3PO4? तो सीधी सीधी बात है, मानक विचलन यहाँ सिंपल शब्दों में बताएं तो कितने धनायन और कितने ऋणायन बनते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहें तो H3PO3 जो है 3 हाइड्रोजन दे सकता है और 1 फॉस्फेट मुक्त करता है। अगर इसको नॉर्मलता के कंसेप्ट से पढ़े तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा संयोजकता कारक, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलेरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलेरिटी हमारे पास 2 है, वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होता है क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन देता है। तो इसके हिसाब से मानक विचलन जो है वो आना चाहिए 6, जो कि डी नंबर पर है। नेक्स्ट है 0.3 मोलर विलयन के 300 मिलीलीटर में 300 मिलीलीटर पानी मिलाकर तनु किया जाता है, तो तनु विलयन की मोलरता क्या होगी? अंग्रेजी में कंप्लीट है, हिंदी में मिस्टेक है। 300 ml of 0.3 molar solution is diluted adding 300 ml of water। diluted वर्ड को याद रखें। What will be the molarity of diluted solution? तो जब जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब जब हम तनुकरण करते हैं, तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं।
फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, पहले मोलरता 0.3 है, पहले आयतन जो है वो 300 है। बाद में मोलरता निकालना है और बाद में आयतन हो गया बेटा 300 + 300 मतलब 600। यहाँ ध्यान दे, जो लोग 600 नहीं लेंगे उनका नुकसान हो जाएगा। 300 ml तो पहले से था और 300 ml हमने वाटर डिसॉल्व किया, तो टोटल हो गया 600। तो 0.3 × 300 अपॉन 600 इक्वल्स टू M2। ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार। 0.3 को 2 से डिवाइड करा तो 0.15 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो आंसर इज 0.15 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा अम्लों का सामान्य गुण नहीं है? तो अम्ल का गुण नहीं है भैया, खट्टा स्वाद होता है, ये तो अम्ल का गुण है, हमको तो नहीं है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? तो अम्ल एसिड सौर होता है, बिल्कुल होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये भी मैंने पढ़ाया आज आपको कि इसी लेक्चर में पढ़ाया कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये भी हमने हमारे नोट्स में लिखी हुई लाइन है कि एसिड से एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकलते रिलीजेस हाइड्रोजन गैस में रिएक्ट विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन कराओगे, किसी भी मेटल के साथ, मान लो सोडियम मेटल के साथ आपने HCl की रिएक्शन कराई, ठीक है, तो सोडियम और HCl रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हमेशा मेटल के साथ, धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देता है, ये भी एसिड का कैरेक्टर है। लेकिन ये जो ऊपर वाली बात है ये गलत है। ठीक है, फिनोप्थेलिन एक डाई है, फिनोप्थेलिन को गुलाबी नहीं करता। फिनोप्थेलिन जो है, इसके बारे में बता देता हूँ। फिनोप्थेलिन जो है उसकी जब आप रिएक्शन कराओगे फिनोप्थेलिन की एसिड के साथ तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, क्षार के साथ क्रिया कराओगे, तो ये गुलाबी कलर देगा, पिंक कलर देगा। पर यहाँ किसके साथ करा रहे हो, अम्ल के साथ फिनोप्थेलिन की क्रिया पर गुलाबी, इसलिए ये वाला गलत है, क्योंकि फिनोप्थेलिन क्षार के साथ क्रिया करके गुलाबी कलर देता है। घरेलू सफाई उत्पादों में आमतौर पर कौन से क्षार का उपयोग किया जाता है? विच बेस इज कॉमनली फाउंड इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट? बेटा, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट में हम जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए सोडा बोलते हैं। कौन सा लवण का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट? तो बेटा अगर हम बात करें तो खट्टा होना ये प्रॉपर्टी तो एसिड की होती है, ये प्रॉपर्टी सॉल्ट की नहीं है। हैव अ सॉर टेस्ट, बाकी सब प्रॉपर्टी सॉल्ट की है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ नमक का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ मिस्टेक है, बहुत बड़ी, नमक नहीं है बेटा, वो हिंदी में लिखना चाहिए लवण का उदाहरण नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट? तो CO2 इज नॉट ए सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब लवण, तो ये सब लवण है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लवण नहीं है। pH कम होने पर किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने पढ़ा है बेटा, pH का और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स रिलेशन है। जब pH कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर बढ़ जाता है इज करेक्ट। What happens to the concentration of hydrogen ion in solution as the pH decreases? pH डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन का आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन सर्वाधिक क्षारीय है? ये ग्रुप स्टडी का क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज मोस्ट बेसिक?
तो आयोडीन इसका आंसर है, लेकिन ये तो ग्रुप स्टडी का क्वेश्चन है हेलोजन फैमिली का। तो इस तरह आपने देखा कि जो इक्विलिब्रियम चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन थे जो हमारे काम के थे, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने थ्योरी पढ़ते टाइम प्रैक्टिस करके सॉल्व भी किए हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लगातार इन वीडियो के माध्यम से देखते रहें। स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहती है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर खड़ा करें, ऐसी हमारी कोशिश है। इसलिए हम एग्ज़ाम के पहले पहले ये वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।